हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और आप लोग देख रहे हैं के यूनिवर्स चैनल, जिसमें कि डेली करेंट अफेयर्स प्लस लगभग हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्लस जॉब अपडेट्स आते रहते हैं और साथ में मोटिवेशनल वीडियो भी आते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज की इस नए वीडियो में देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला है आर्थिक समीक्षा यानी कि इंडियन सर्वे 2022-23 का, और बजट भारतीय बजट इंडियन बजट 2023-24 का देखेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस अगर देखने को मिलेंगे तो यहीं से देखने को मिलेंगे, अगर बजट से रिलेटेड। और जो एग्ज़ाम जून जुलाई के बाद होंगे उसमें लेटेस्ट का पूछा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। तो ये थीम थी। थीम आपको याद कर लेना। कब पेश किया गया? तो 31 जनवरी 2023 को, यानी बजट के एक दिन पहले होता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे? अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। तो क्लियर है। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको ज़रूर आप ये ध्यान कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5 रहेगी। भारत पीपीपी यानी कि परचेज पावर के बारे में दिया गया है, क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर कितना है? तो 96,522 रुपया, तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर कितना हुए थे? 5.5%। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है सब डेटा। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा था, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7 रहा था। तो ये हो गया आपका फिस्कल डिफिसिट के बारे में। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5 रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0% से अधिक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसमें 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का
सकल मूल्य वर्धन यानी GVA मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा है। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 8.4% से अधिक है। तो मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई, कितना % योगदान है, इसके बारे में तो चर्चा की जाती है इकोनॉमी सर्वे में। भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश कौन कौन हैं? तो भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को, उसके बाद UAE, फिर नीदरलैंड, चीन। और भारत सर्वाधिक आयात कहाँ से करता है? हम लोग हमेशा बोलते हैं कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, लेकिन आप सच्चाई देख सकते हैं क्या है कि चीन से सबसे ज़्यादा सामान आता है, उसके बाद UAE, फिर अमेरिका। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। ये आप देख पा रहे होंगे। भारत के ई-कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो पहले क्या था 2.4% था, 2.4 था। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो महिलाएं हैं उनका जो प्रजनन होता है ऑन एन एवरेज निकाला गया है कि पहले 2.4 था, अब घट गया। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया है, जो पहले 46 था। तो शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, जो कि अच्छी बात है। ये चीज़ें आपको दिखाती है कि हेल्थ की जो सिचुएशन है वो सुधर गई है, क्योंकि 1000 में अब शिशु की मृत्यु कम होने लगी है। नवजात मृत्यु दर 24.9 है, जो पहले 29.5 था। तो ये भी एक दर्शाता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट सही हुआ है। अप्रैल-दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई है। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 बजट अनुमान में GDP का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 रिवाइज हुआ है में 2.2% पहुँच गया है, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6 था। बहुत इम्पोर्टेंट है। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के 9.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में जो है 21.3 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो ये भी बढ़ा है बहुत तेज़ी से सामाजिक क्षेत्र का व्यय। उसके बाद देख लेते हैं 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है। कितना? तो 220 करोड़ से अधिक। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। बहुत अच्छा, VVI एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उसके 100 साल के बाद। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ
के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो कि देश के लिए अच्छी बात है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा, जो कि अभी भी मिल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित GVA 3.7% रहा है, जो पिछले दशकों की 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है। तो आपको मुख्य रूप से अगर आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने जा रहे हैं तो 3 सेक्टर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन होना चाहिए? तो आपको पहला हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि से आता है, जो कि नेचर से हम लोगों को जो भी डायरेक्ट मिलता है तो उसको प्राइमरी में रखा गया है। सेकेंडरी हो जाएगा उद्योग, यानी कि प्राइमरी से जो भी चीज़ें हम लोग कच्चा माल के रूप में लेते हैं और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, यानी उसमें उद्योग आ जाएंगे। और टर्शियरी में है सर्विस डिपार्टमेंट, तो सर्विस जो हम लोग देते हैं, जैसे डॉक्टरी हो गया तो क्या है, सर्विस दे रहे हैं। कोई गार्ड वगैरह वो सर्विस दे रहे हैं। कोई भी आपके किसी भी पोस्ट पे हैं और आपको कुछ भी जानकारी दे रहे हैं, या टेलीकॉलर हो गए वो जानकारी दे रहे हैं, या सूचना, तो वो सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें किसी तरह का कोई ना कच्चा माल होता है ना कुछ, सर्विस प्रोवाइड। तो तीनों चीज़ के बारे में अंतर समझना होगा। कौन किस कैटेगरी में रहता है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। प्लस GDP में किसका कितना योगदान है, फिर पिछले साल से कितना क्या कौन से सेक्टर में क्या बढ़ा, प्राइमरी में कितना योगदान है, पिछला साल कितना था, कितना बढ़ा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको मैं लगभग बता चुका हूँ। ये औद्योगिक क्षेत्र के बारे में तो 3.7% बढ़ा था, जो कि पिछले दशक की 2.8% औसत वृद्धि से अधिक है। तो ये अब देख लेते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर 2022 तक 2359 यानी 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया, जिससे क्या हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में सुविधा आसानी हुई। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया। कितना, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 करोड़ से भी अधिक। किस योजना के तहत? तो उड़ान योजना के तहत। अब देख लेते हैं केंद्रीय आम बजट 2023-24। जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 रहेगा, केंद्रीय बजट 24-25 रहेगा। लेकिन अभी जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो अभी इसी वीडियो से रहेंगे, और जून जुलाई के बाद जो भी कोई एग्ज़ाम होंगे या अगस्त में, तो फिर वो अपडेटेड बजट से रहेगा। तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये देख लेते हैं बजट 2023-24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को, यानी आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होने के जस्ट अगले ही दिन को, अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले बजट से 7.5% अधिक है। ये आपको डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला 1 फरवरी 2023 5वां केंद्रीय बजट, उसके बाद 45.3 लाख करोड़ पेश किया, और कितना ज़्यादा है तो 7.5%। और ये अमृतकाल का पहला बजट है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस पूछ देंगे कि अमृतकाल का पहला बजट कितने का पेश किया गया, तो आपको बताना है 45.3 लाख करोड़। कितना ज़्यादा, तो 7.5%। किसके द्वारा पेश किया गया था? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा।
कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2003 को। तो ये सब आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं और ये इजी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन चूंकि जो पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ के नहीं जाते हैं, तो उनके लिए हार्ड रह जाता है। तो आप इसको याद करके जाए रखें, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले आने वाले समय में आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि कितना अभी इतना है तो अगले में कितना का होगा। अमृतकाल के लिए विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए। तो अमृतकाल के लिए विजन दिया गया है, कितना विजन था? तो 1 2 3 4 विजन है। इसमें पहला है सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, दूसरा युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, तीसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि और चौथा है मजबूत और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि के नाम से जाना गया। क्या क्या है? समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय विकास क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास, युवा शक्ति। बजट का अनुमान 2023-24 देख लेते हैं। कुल व्यय 23-24 में कितना होगा? 45.03 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही 2 भाग में बांटा जाता है, पूंजीगत और राजस्व। तो पूंजीगत में 10.01 लाख करोड़ और राजस्व में 35.02 करोड़। ये दोनों को ऐड करने पर ये आपको मिल जाएगा। प्रभावी पूंजीगत व्यय 2023-24 में तो 13.71 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा, उधार को हटाकर इतना प्राप्त होंगे 27.2 लाख करोड़। राजस्व प्राप्तियां 2023-24 में कितना होगा? 26.32 लाख करोड़। पूंजी प्राप्तियां 2023-24 में 18.70। बहुत सिंपल है याद करने के लिए। कुल बजट में पूंजीगत और राजस्व होते हैं, तो उसका व्यय होगा और उसी का प्राप्तियां भी होगा। तो कुल प्राप्तियां कितना होगा उधारी को छोड़कर? तो इतना, जबकि बजट कितना का है? 45.03। राजस्व प्राप्तियां इतना, राजस्व खर्च कितना है? तो इतना है। पूंजी प्राप्तियां कितना है? इतना, जबकि खर्च कितना है? तो ये आप रिलेट करके पढ़ें, मजा आएगा आपको। इकोनॉमिक सर्वे हो चाहे बजट हो। राजस्व घाटा तो 2022-23 के लिए 9.9 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 3.8% रहने वाला है, VBI है। उसके बाद राजस्व घाटा हो जाएगा 2023-24 के लिए 8.69 लाख करोड़, जीडीपी का 2.9%, जो कि घाटा है। राजकोषीय घाटा 2022-23 के लिए 16.61 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 6.4% है। राजकोषीय घाटा 2023-24 17.86 लाख करोड़, जीडीपी का 5.9%। VBI है ये सब डेटा। प्राथमिक घाटा 2023-24 में 7.06 लाख करोड़, जीडीपी का 2.3। तो आपको ये तो याद करना ही है। राजकोषीय घाटा 2023-24 का कितना? तो 5.9%। विशिष्ट मंत्रालय के लिए आवंटन, रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग 2.7 लाख करोड़, रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़, शिक्षा मंत्रालय 1.13 लाख करोड़, रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़, कृषि और कल्याण, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर 2 से 3 बार आप देखें, आपको याद हो जाएगा। कृषि और किसान कल्याण 1.25 लाख करोड़। उसके बाद संचार में 1.23 लाख करोड़। अब देख लेते हैं प्रमुख योजनाएं पर क्या क्या दिया गया। तो जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना पे
79,590 यानी कि 79,590 करोड़। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल 5,943 यानी 5,943 करोड़। पीएम किसान 60,000 यानी 60,000 करोड़। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन 16,000 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 38,953 करोड़। उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 36,785 करोड़। मनरेगा में 60,000 करोड़। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में 20,554 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,192 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13,625 करोड़। फेम स्कीम 5,172 करोड़। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना में 2,491 करोड़। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या हो जाएंगे। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हुई। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा। 2023-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कि कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5 से नीचे लाया जाएगा। नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कितना? 7 लाख। एग्जाम में पूछे गए थे ये क्वेश्चंस। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपये हुई। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% की गई। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक की मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख किया गया। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेटा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ का टीकाकरण। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 यानी 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया गया। एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पात्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक को स्थापित किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपये के परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। DAY NRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित किया जाएगा। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास से विश्वासपन्न लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों में संविदागत विवादों के निपटान के लिए विश्वास से विश्वास तो लाया जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,93,537.64 करोड़ किया जाएगा। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ आवंटित की गई। 1.6 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक किया गया। 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएगी। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई-अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 487.51 यानी 51 करोड़ रुपये रखी गई है। और देख लेते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF के स्थापना द्वारा Tier 2 और Tier 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका कि प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने और साझा के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अपर भद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 5300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मेक AI इन इंडिया और मेक AI भारत के लिए कार्य करें के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों
और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्ड अधिसूचित किया जाएगा। आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधित। तो ये यहीं पे समाप्त हो गया। भारत श्री योजना किसके लिए लाया जाएगा? तो प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए। और ये अगला है 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। अब देख लेते हैं केंद्र सरकार का पैसा कहाँ आया कहाँ गया। तो कुल कितने का है बजट? तो 45 यहाँ पे पूरा दशमलव पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, 45,03,097 करोड़ रुपये का बजट है 2023-24 के लिए। बजट अनुमान तो क्या क्या है? तो ब्याज कितना होगा? ये आपका व्यय है, तो ब्याज आपका 10,79,971। परिवहन में इतना जाएगा 5,17,034 करोड़। रक्षा में 4,32,720 करोड़। प्रमुख सब्सिडी में 3,74,707 करोड़। राज्यों के अंतरण में 3,24,641। ग्रामीण विकास में 2,38,204। पेंशन में 2,34,359। तो ये सब क्या है? कर प्रशासन में कितना जाएगा? तो 1,94,749। गृह में 1,34,917। शिक्षा में 1,12,899। ऊर्जा में 94,915। IT और दूरसंचार में 93,478। स्वास्थ्य में 88,956 करोड़। तो इतना जाएगा। अब देख लेते हैं कृषि और संवर्धन क्रियाकलाप में कितना जाएगा? तो 84,214। शहरी विकास में 76,432। संघ राज्य क्षेत्र में 61,118 करोड़। PM किसान में 60,000 करोड़। सामाजिक कल्याण में 55,080 करोड़। वाणिज्य और उद्योग में 48,169 करोड़, यानी 48,169 करोड़। वैज्ञानिक विभाग में 32,225 करोड़। विदेशी मामले में 18,050 करोड़। वित्त में 13,574 करोड़। योजना एवं सांख्यिकी में 6,268 करोड़। पूर्वोत्तर का विकास में 5,892 करोड़। अन्य में 1,20,524 करोड़। तो ये टोटल विवरण रहा। कहाँ पे खर्चा कितना किया जाएगा, कुछ इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद कर लें, सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अंत करने से पहले आपसे 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला हो गया कि आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा तैयार किया गया? 2022-23 का भारतीय आर्थिक समीक्षा यानी इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया 22-23 किसके द्वारा तैयार किया गया? और दूसरा आपको बताना है कि जो बजट पेश किया गया कितने रुपये का बजट पेश किया गया है। और तीसरा अगर आपको याद हो तो मनरेगा में कितने रुपये का प्रावधान किया गया। ये 3 क्वेश्चन से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने गोल पे फोकस रहें। जो भी गोल आपने सेट किया है उस पर आप नज़र बनाए रखें, उसके लिए डेली निरंतर काम करते रहें
और जाते जाते देश के नाम एक बहुत ही प्यारा सा नारा, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।